हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है। मैं मोनू कुशवाहा स्वागत करता हूं आपका आज के वीडियो टॉपिक में। और आज हम जो बात करने वाले हैं मेनली ये होगा मनोरोग विज्ञान या फिर मनोविकृति विज्ञान, या फिर यूं आप मान सकते हैं असामान्य मनोविज्ञान। इसका जो है इतिहास के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो मनोरोग विज्ञान है या फिर जो हम आजकल असामान्य मनोविज्ञान कहते हैं, ये किस तरह से, इसका इतिहास कैसे कैसे आगे 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 चल के ये डेवलप हुआ। तो फिर आइए और शुरू करते हैं सबसे पहले इतिहास के बारे में। और कोशिश करते हैं हम इन चीज़ों के बारे में बहुत ही बेहतरीन तरीके से जानने का। और कोशिश करेंगे कि जितना भी इसका युग है, या फिर यूँ कहें कि टोटल जो इतिहास है, थोड़ा सा हो सकता है वीडियो लंबा हो, लेकिन कोशिश करेंगे कि जितना टॉपिक है ये सारा का सारा एक ही वीडियो में कवर हो जाए। तो उम्मीद है कि आप अंत तक बने रहेंगे। मनोरोग विज्ञान अर्थात असामान्य मनोविज्ञान की जो रूपरेखा आज हमारे सामने है, खास करके वह कई युगों एवं विविध धारणाओं के पारस्परिक संघर्षों की उपज है। मानव की प्राथमिक अवस्था में भी जो मानसिक विकृतियों का जो अस्तित्व था, उसकी व्याख्या प्रचलित धारणाओं के आधार पर की जाती थी। यह दूसरी बात है कि वे धारणाएं आज के मनोवैज्ञानिक युग में सर्वथा गलत सिद्ध हुई हैं। अतः असामान्य मनोविज्ञान की वर्तमान रूपरेखा को समझने के लिए उसकी पृष्ठभूमि का ज्ञान अपेक्षित है, जिससे इसके विकास में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो है बदलाव में सहायता मिलती है। और अगर देखा जाए तो असामान्य मनोविज्ञान या फिर जो मनोविकृति विज्ञान है, इसको मुख्यतः 4 युगों में बांट के और हम जो है इसका यूं कहें कि अध्ययन करेंगे या फिर इसको जानेंगे तो बेहतरीन होगा। पहला जो है ये है हमारा प्राथमिक युग, या फिर इसको हम प्रारंभिक युग बोल सकते हैं। दूसरा है मध्य युग, जिसको हम मिडिल एज भी बोलते हैं इंग्लिश में। इसके बाद दैहिक युग है, यानी सोमैटोजेनिक एरा। इसके बाद मनोजात युग है, उसके बाद मनोदैहिक युग और आधुनिक युग, जिसको हम समाधि रूपता उपागम के नाम से भी जानते हैं। तो आइए और एक एक करके इन सबको जानते हैं और कोशिश करेंगे। थोड़ा वीडियो लंबा होने वाला है, मैं आपको बता रहा हूँ पहले ही। हो सकता है ये वीडियो आधे घंटे भी जाए, और हो सकता है ये वीडियो आधे घंटे से ज़्यादा भी हो और कम भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आधा घंटा का ही ये वीडियो टॉपिक होने वाला है। तो सबसे पहले हम जानेंगे प्राथमिक युग के बारे में। इस युग में जो है अंधविश्वास, देवी देवता एवं जादू टोना के पुजारी थे जो लोग थे। जैसा कि के स्टीफन ने लिखा है कि उस युग के लोग समझते थे कि सभी वस्तुओं पे 2 तरह की शक्तियों का शासन था। उन शक्तियों को प्रेत शक्ति और देवी शक्ति कहा जाता था। सभी अच्छे एवं सामान्य व्यवहारों की व्याख्या देवी शक्ति के आधार पर थी, और इसके विपरीत सभी बुरे एवं अलौकिक व्यवहारों एवं मृत्यु, स्वप्न, पागलपन आदि की व्याख्या प्रेत शक्ति के आधार पर की जाती थी। और जब खास करके आज के समय में भी आप श्रीमद् भागवत गीता पढ़ते हैं, वहाँ पे आपको दैवी शक्तियाँ और असुरी शक्तियों के बारे में पढ़ने को मिलता है, जिक्र मिलता है। या फिर आप रामायण पढ़ें, महाभारत पढ़ें, वहाँ पे आपको दैवी शक्तियों और असुरी शक्तियों के बारे में आज भी देखने को मिल जाता है। अतः सभी मानसिक व्याधियों का कारण की जो व्याख्या है प्रेत शक्ति के आधार पर की जाती थी। उसके अनुसार कोई व्यक्ति पागल या असामान्य इसलिए हो जाता था कि किसी कारणवश प्रेत शरीर जो है शक्ति है शरीर में प्रवेश कर जाती थी और दैवी शक्ति निकल जाती थी, और सभी जो है मानसिक समाधियों के कारण प्रेत शक्ति समझे जाती थी। अतः एवं जो है उन व्यक्तियों का उपचार का जो मात्र एक ही उपाय था, प्रेत शक्ति को शरीर से किसी तरह बाहर कर दिया जाए। इसके लिए झाड़ फूक, जादू टोना आदि की शरण ले जाते थे। विश्वास किया जाता था कि ऐसा करने से प्रेत शक्ति स्वयं ही शरीर से बाहर निकल जाएगी। कभी कभी तो मर्ड रोगी को जंजीर से बांध दिया जाता था और उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाती थी, ताकि प्रेत शक्ति के मार के डर से निकल भागे। लोग समझते थे कि मारने पर चोट रोगी को नहीं वरन उस प्रेत को लगती थी। आज भी वह कहावत है कि मार के डर से भूत भागता है, हमारे बीच प्रचलित है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि प्राथमिक युग में जो है मानसिक व्याधियों अथवा विकृतियों की व्याख्या जादू टोना के आधार पर की जाती थी, और यह धारणा यूनान के दार्शनिकों तथा रोम के
चिकित्सकों के बीच सैकड़ों वर्षों तक चलती रही। हालांकि भारत में काफ़ी ज़्यादा चल रही है और आज के समय में भी, मैं 2025 की बात कर रहा हूँ, आज के समय में भी ऐसी धारणाएं चलती है थोड़ा बहुत, जहाँ पे समाज का जो वो क्वालिटी बोलें या फिर स्टैंडर्ड बोलें काफ़ी लो है, वहाँ पे ये थोड़ा ज़्यादा चलता है। ऐसा नहीं है कि बड़े स्टैंडर्ड क्वालिटी में नहीं चलता है, वहाँ पे भी चलता है, लेकिन उसकी संख्या छोटे स्टैंडर्ड के लोगों के हिसाब से काफ़ी कम है या फिर नगण्य मान सकते हैं। दूसरा आता है हमारा मध्य युग। लेकिन एक चीज़ जानना चाहेंगे कि जो प्राथमिक युग था, इसका जो खंडन है, ये हिपोक्रेट्स और हिपोक्रेट्स ने जो है इस मत का खंडन किया कि उन्होंने देवी शक्ति और प्रेत शक्ति को मानसिक व्याधियों का आधार स्वीकार नहीं किया था, और बतलाया कि इसका कारण मस्तिष्क में उत्पन्न विकार हो सकता है। यद्यपि उन्होंने मानसिक व्याधियों में चिकित्सा करने में एक नई धारणा प्रस्तुत की जो बहुत हद तक मन वैज्ञानिकता को छूती है, तथापि उसे अंधविश्वास से अछूता कहना मुश्किल है, क्योंकि उस समय जादू टोना किसी न किसी रूप में प्रचलित था। इसके बाद आता है हमारा मध्य युग। मध्य युग में असामान्यता की व्याख्या, यद्यपि अंधविश्वास का हाथ था, फिर भी कुछ ऐसे दार्शनिक एवं चिकित्सक थे जिन्होंने असामान्यता या मानसिक व्याधियों की व्याख्या में अंधविश्वास के महत्व को स्वीकार किया। वेयर, जिनका जन्म 1518 में हुआ था, ने इस मत को कहा है जो खुलकर विरोध किया, और फ्रांस में फिलिप फाइनल ने इस मत का खंडन किया और मानसिक व्याधि की व्याख्या मानसिक विकार के आधार पर की। उन्होंने प्रचलित चिकित्सा प्रणाली की कटु आलोचना की और बताया कि रोगी को कोठरी में बंद कर देने या जंजीर से बांध देने से उसका उपचार नहीं हो सकता है। उन्होंने फ्रांस में रोगियों की चिकित्सा के लिए सर्वप्रथम एक चिकित्सालय की नींव डाली और रोगियों की चिकित्सा मानसिक व्यवहार को मानसिक व्याधि का आधार मानकर शुरू की। वस्तुतः वैज्ञानिकता की ओर यह ठोस कदम था। अब लोग समझने लगे कि असामान्यता मानसिक विकारों का उपज है, ना कि पाप का उपज। इसके बाद दैहिक युग आ जाता है हमारा। इस दृष्टिकोण के आगमन से अंधविश्वास और दैवीय शक्ति में विश्वास करने की बातें जड़ से साफ हो गई। अब लोग समझने लगे कि मानसिक रोग उतना ही वास्तविक और जितना शारीरिक रोग, यानी जितना जो है वो मानसिक रोग वास्तविक है, उतना ही मानसिक है जितना शारीरिक रोग जो है वास्तविक होता है। यानी जैसे बुखार का लगना, बाकी सारी चीज़ें हैं, कटना फटना, वैसे ही मानसिक रोग भी किसी भी व्यक्ति को कभी भी हो सकता है। बेंजामिन रस ने 1812 में एक निबंध लिखा जिसमें आधुनिक मनोचिकित्सा का संकेत मिलता है। इसके अलावा जर्मनी में विलियम ग्रिंजर ने 1854 में एक पुस्तक लिखी उसमें दैहिक दृष्टिकोण का विस्तृत वर्णन किया। उन्होंने बताया कि मस्तिष्क में जब किसी प्रकार का विकार हो जाता है या किसी कोई स्नायु क्षतिग्रस्त हो जाती है, तो उस व्यक्ति में मानसिक व्याधि उत्पन्न होने लगती है और उसका व्यवहार अलौकिक या असामान्य हो जाता है। क्रेपलिन ने इस मत का सहर्ष स्वागत किया। क्राफ्ट इबिंग ने इस दिशा में भी और भी महत्वपूर्ण कार्य किया। लैंगिक विकृति का संबंध में साहस से काम लिया और उसका उपचार एक विशेष ढंग से प्रारंभ किया। इस प्रकार मनोदैहिक दृष्टिकोण का स्वागत सभी सभ्य देशों में हुआ। अब मनोरोग के निदान एवं पूर्वानुमान के लिए लोग उत्सुक हो उठे और इस प्रकार मानसिक रोग का अध्ययन किया विज्ञान के प्रकाश में होने लगा। किंतु दैहिक आधार पर मानसिक रोग की चिकित्सा करने पर केवल 1% रोगियों को ही लाभ हो सका। इससे चिकित्सकों की परेशानी बढ़ गई, अनुसंधान होने लगे और जिससे पता चला कि कुछ रोगी ऐसे भी थे जिनके स्नायु में किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं थी। इससे विद्वानों को यह संकेत मिला कि स्नायु की गड़बड़ी के अतिरिक्त कुछ अन्य मनोवैज्ञानिक कारण हो सकते हैं, जिनके कारण व्यक्ति मानसिक व्याधियों से ग्रस्त हो सकता है। और इसकी जो है इसी कल्पना ने मनोजात दृष्टिकोण को जन्म दिया था। फिर से अब इसके आगे आ जाता है चौथा नंबर, मनोजात युग। और मनोजात दृष्टिकोण से जो है विकास में सम्मोहन के आविष्कार ने काफ़ी बड़ी मदद की। यूँ तो वियना के जो मेस्मर तथा इंग्लैंड के जेम्स ब्रेड के लेखों से सम्मोहन का संकेत मिलता है, लेकिन लगभग 50 वर्षों तक इसकी अपेक्षा होती रही। हाँ, कुछ डॉक्टरों ने इसका उपयोग थोड़ा बहुत कभी कभार किया जरूर था। सम्मोहन क्या है?
सम्मोहन एक कृत्रिम जो है समाधि अवस्था है, जिसमें रोगी अपनी चेतना खो बैठता है और इतना संकेतशील हो जाता है कि सम्मोहक के प्रत्येक आदेश का पालन करने लगता है। इस अवस्था में रोगी कुछ ऐसी गत स्मृतियों को व्यक्त करने लग जाता है जिसका ज्ञान उसे सम्मोहित अवस्था के पूर्व या बाद नहीं रहता। सम्मोहन के द्वारा रोगी में उन्माद के सदृश लक्षण जैसे संवेदन शून्यता, लकवा आदि कृत्रिम रूप से उत्पन्न किए जा सकते हैं। फिर इन लक्षणों का निराकरण भी सम्मोहन के द्वारा किया जा सकता है। इस प्रकार सम्मोहन एवं उन्माद में घनिष्ठ संबंध बतलाने का श्रेय नैन्सी स्कूल के प्रतिपादक थे लिबार्ट तथा बर्नहेम। याद रखिएगा, नैन्सी स्कूल के जो है संस्थापक लिबार्ट और बर्नहेम। ये क्वेश्चन अक्सर पूछ देता है। इस प्रकार मनोजात जो कारणों को मानसिक रोग का आधार मानकर रोगियों की चिकित्सा होने लगी। सार्को इससे काफ़ी प्रभावित हुआ और इस मनोजात दृष्टिकोण एक सक्रिय नेता बन बैठा। उसने बतलाया कि मानसिक रोग का कारण जो है मानसिक विकृति है और उसे उन्माद का उपचार सम्मोहन के द्वारा शुरू किया। सर्वप्रथम यह विचार प्रकट किया कि स्त्रियों के अतिरिक्त पुरुषों में भी पुरुष भी उन्माद के शिकार हो सकते हैं। इसके बाद आ जाता है मनोविश्लेषण में जो है खास करके फ्रायड ने असामान्यता की है नई से संबंधित नई नई बातों का खोज किया था। इसके बारे में थोड़ा सा मनोजाति युग में ही हम पढ़ लेते हैं ताकि बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ जाए। जो है उनके अनुसार जो है व्यक्तित्व के जो है दो पहलू हैं, गत्यात्मक एवं आकारात्मक पहलू। आकारात्मक पहलू तीन पहलू हैं जिसको हम चेतन, अर्धचेतन और अचेतन बोलते हैं। और इसके बारे में आई थिंक सबको पता ही होगा, चेतन क्या होता है, अर्धचेतन क्या होता है और अचेतन क्या होता है। अगर नहीं आप जानते हैं तो फिर मैं आपको बता देना चाहता हूँ यहाँ पे। चेतन का मतलब होता है जो चीज़ अभी हम कर रहे हैं, यानी हम सारी चीज़ें हम अपनी समझ में और होश हवास में कर रहे हैं। अर्धचेतन का मतलब कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें याद नहीं आती, लेकिन थोड़ा सा जोड़ देने पे, माइंड में को बार बार रिपीट करने पे वो चीज़ें याद आ जाती है। और एक होता है अचेतन, यानी वो भूली बिसरी सी रहती है और वो कभी भी याद आ जाती है। अक्सर होता है, आपने देखा होगा कई बार हम किसी क्वेश्चन का आंसर बना रहे हो और वो समझ में ना आ रहा हो, या फिर कई सारे चीज़ों का हम मुश्किलों का हल निकाल रहे हो और समझ में ना आ रहा हो और हम रात में सो गए वैसे ही छोड़ के और सुबह में याद आता है वो यार इसका तो आंसर ये था, और सुबह में वो ठीक हो जाता है। और कई बार अक्सर होता है। यूँ तो फ्रायड से पूर्व जो है हार्बर्ट और ब्रियम जेम्स के लेखन में भी जो है अचेतन का संकेत मिलता है, लेकिन फ्रायड ने इस संबंध में जो है विस्तृत अध्ययन किया और मन के चेतन और चेतन और अचेतन भागों की विशेषता पर महत्व पर विशेष प्रकाश डाला। इसी प्रकार जो है गत्यात्मक पहलू के भी तीन पहलू हैं, ईडिगो और सुपर ईगो। इसके बारे में भी आप जानते ही होंगे। नहीं जानते हैं तो ईड का मतलब कोई भी कार्य करना है, चाहे वो नैतिक हो या फिर अनैतिक, उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन फ्रायड ने जो किया था, जिन पहलुओं का जो उन्होंने जिक्र किया था वो ज़्यादातर सेक्सुअल से रिलेटेड थे, जैसे किसी लड़की को देख के पकड़ना या फिर किस करने का मन करना। तो ये जो होता है ये ईड का होता है प्रभाव। लेकिन सुपर ईगो कहता है नहीं भाई, समाज क्या कहेगा, डर और पकड़े जाने पे लोग भी पिटेंगे और भी कई सारी चीज़ें हैं। लेकिन इन दोनों के बीच में समन्वय बनाता है ईगो। ईगो कहता है अभी मार पड़ेगी, बात सही है, लेकिन जब वक्त आएगा और प्रपोज करेंगे और फिर उसके हिसाब से हम करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये होता है ईगो। ईगो जो है इन दोनों के बीच में समन्वय बैठाता है। ईड और सुपर ईगो एक दूसरे से विपरीत हैं, लेकिन ईगो इन दोनों के बीच का माध्यम बनता है। फ्रायड ने बताया कि काम शक्ति व्यक्ति के जीवन को काफ़ी प्रभावित करती है। उन्होंने काम शक्ति का व्यवहार का व्यापक अर्थ में किया है। उसने कहा कि काम शक्ति के अंतर्गत सभी प्रकार के प्रेम चले आते हैं। लैंगिक प्रेम, आत्म प्रेम, माता के
पिता के प्रति प्रेम, बच्चे, मित्र, यहाँ तक कि मानवता से प्रेम को भी काम शक्ति के अंतर्गत रखा गया है। निर्जीव पदार्थ जैसे देश काल, अमूर्त विचार आदि के प्रति प्रेम भी इसी के अंतर्गत चले आते हैं। और उसके बाद एडलर भी आए, युंग भी आए, और इन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा इस पे काम किया। और ये करीब करीब ये जो दशक था ये 19वीं दशक तक चला। इसके बाद आ गया हमारा मनोदैहिक युग। मनोदैहिक युग जो था ये बहुत ही अच्छा युग था, और ये खास करके इसके बारे में बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत ज़रूर चर्चा करना चाहेंगे मनोदैहिक युग के बारे में। दैहिक दृष्टिकोण एवं मनोजात दृष्टिकोण का हम विचार तो कर ही चुके हैं। हम देख चुके हैं कि इन दोनों दृष्टिकोण में बहुत दिनों तक संघर्ष चलता रहा, परंतु यह संघर्ष आज समाप्त हो चुका है। आज मनोवैज्ञानिक, चिकित्सक तथा डॉक्टर इस बात से सहमत हैं कि कभी कभी शारीरिक रोगों का कारण भी शारीरिक होता है, और कभी कभी शारीरिक रोगों का कारण मनोवैज्ञानिक भी होता है। पेप्टिक अल्सर, दमा, रक्तचाप, त्वचा रोग इत्यादि रोगों का कारण मनोवैज्ञानिक भी है, और शारीरिक रोगों को समझने और उनकी चिकित्सा करने के लिए मनोवैज्ञानिक कारणों का भी ज्ञान आवश्यक है। इसी प्रकार कभी कभी मानसिक रोग का कारण शारीरिक और कभी कभी मनोवैज्ञानिक होता है। मानसिक रोगों को समझने तथा उसकी चिकित्सा के लिए शारीरिक कारणों का ज्ञान आवश्यक है। तात्पर्य यह है कि मनोदैहिक दृष्टिकोण के आधार पर असामान्य व्यवहारों की समुचित व्याख्या एवं चिकित्सा हो सकती है। इसलिए आज मनोजात दृष्टिकोण की सहायता ली जा रही है, और इसका संपर्क क्या है, लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके बाद आ जाता है दोस्तों आधुनिक युग, जो छठा नंबर होगा, और ये अंतिम होगा। लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा ज़्यादा चर्चा इसलिए होगी क्योंकि आज के समय में बहुत ही ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो उम्मीद है कि आप दायरे की पेटी बांधे रहेंगे और चीज़ों को बेहतरीन तरीके से समझते रहेंगे। और नोट करना है तो आप वीडियो को स्लो करके या फिर रुक रुक के ज़रूर लिख सकते हैं। आधुनिक युग में मनोरोगमय विकृतियों तथा असामान्य व्यवहारों की व्याख्या के लिए सम अभिरूपता उपागम का उपयोग किया जाता है। इस उपागम के अनुसार सामान्य व्यवहार तथा मनोरोगमय व्यवहार के लक्षण, कारण तथा उपचार की समुचित व्याख्या विभिन्न उपागमों के सम अभिरूपता के से ही संभव है। इसके अंतर्गत मनोविश्लेषणात्मक जो है उपागम आते हैं, व्यवहारवादी उपागम आते हैं, जैविक उपागम आते हैं, मानवतावादी इत्यादि की जो है गणना की जाती है। वही, और सबसे पहले हम मनोविश्लेषणात्मक जो है उपागम है, यानी साइको एनालिटिक जो है अप्रोच है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। मनोविश्लेषणात्मक का विकास सिगमंड फ्रायड के द्वारा लगभग 1900 ईस्वी के आसपास में हुआ। क्या आप जानते हैं सिगमंड फ्रायड का जन्म कब हुआ था? तो याद रखिएगा, सिगमंड फ्रायड का जो जन्म था वो 1856 ईस्वी में हुआ था, और उनकी जो मृत्यु हुई वो कब हुई थी? 1939 में। उन्होंने पहले जो बुक छापी थी वो 1995 से 1900 के दशक में ही आया हुआ था। आइए, और इसके बाद हम देख लेते हैं फटाफट। इस सिद्धांत के अनुसार प्रतिबल तथा असामान्य व्यवहार के विकास में यौन आवश्यकता, भूख आवश्यकता तथा जैविक आवश्यकताओं के से उत्पन्न द्वंद्व का हाथ रहता है। व्यक्ति क्या करना चाहता है और समाज उसे क्या करने के लिए बाध्य करता है। इन दोनों मांगों के बीच उत्पन्न जो मानसिक संघर्ष प्रतिबल को उत्पन्न करता है, और यही प्रतिबल असामान्य व्यवहार का कारण बनता है। फ्रायड के अनुसार प्रारंभिक बचपन में मूलतः संघर्षों या द्वंद्वों का सामना करना पड़ता है। व्यक्ति विशिष्ट द्वंद्वों का समाधान किस रूप में करता है, इसका सार्थक प्रभाव असामान्य व्यवहार के विकास पर पड़ता है। मन के आक्रामक पक्ष के अंतर्गत चेतन, अचेतन तथा अचेतन मन की चर्चा की गई। इस प्रकार गत्यात्मक पक्ष के अंतर्गत ईड ईगो और सुपर ईगो की चर्चा की गई। ईड ईगो और सुपर ईगो के विरोधी स्वरूप के कारण उत्पन्न मानसिक द्वंद्वों के अचेतन में आंशिक दमन को मनोरोगमय विकृति का आधार माना गया। इस तरह मनोलैंगिक विकास के मार्ग में उत्पन्न बाधाओं को भी मानसिक विकृतियों के विकास का कारण माना गया। चिंता तथा प्रतिरक्षा मनोरचना के अंतर्गत प्रतिबल का एक मनोवैज्ञानिक कारण के रूप में प्रतिबल को माना गया। इस
उपागम में असामान्य व्यवहार तथा मनोरोगमय विकृति के उपचार के लिए युगों को प्रबलित करने के विभिन्न उपाय बतलाए गए हैं। लेकिन मनोविश्लेषणात्मक उपागम कई कारणों से परिवर्तित हो चुका है। दूसरा है व्यवहारवादी उपागम, इसके बारे में जानेंगे। इसके बाद संज्ञानात्मक उपागम जानेंगे और इसका थोड़ा बहुत मूल्यांकन जान के और हमारा जो टॉपिक है वो ख़त्म हो जाएगा। करीब करीब 20 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड कर चुके हैं, तो अभी तक बने हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। तो आइए और व्यवहारवादी उपागम, जिसको हम बिहेवियरिस्टिक अप्रोच बोलते हैं, इसके बारे में देख लेते हैं। व्यवहारवादी उपागम वस्तुतः व्यवहारवाद की अभिधारणाओं पर आधारित है। इसके विकास में क्लास्की अनुकूल, सैद्धांतिक अनुकूलन तथा अवलोकन अनुकूलन का हाथ है। इस उपागम को अधिगम उपागम भी कहते हैं। इस उपागम की निम्न अभिधारणाएं: पहला है अधिगम उपागम तथा व्यवहारवादी सिद्धांत सामान्य तथा असामान्य व्यवहार की व्याख्या आंतरिक एवं अदृष्टिगोचर कारकों के आधार पर करता है। इस सिद्धांत को समर्थकों ने असामान्य व्यवहार की भाषा में फ्रायड के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के आत्मिष्ट दृष्टिकोण को अस्वीकार कर दिया। दूसरा है व्यवहारवादी तथा अथवा सिद्धांत। अधिगम सिद्धांत की दूसरी अवधारणा यही है कि असामान्य व्यवहार के विकास में दो प्रकार के अधिगम तथा क्लास्की अनुकूलन तथा संज्ञानात्मक या परिवर्तन अनुकूलन का हाथ होता है। यह उपागम असामान्य व्यवहारों एवं मनोरोगात्मक विकृतियों की व्याख्या बहुत हद तक करने में सफल है। इसके बाद आता है हमारा संज्ञानात्मक उपागम। संज्ञानात्मक मनोरोगात्मक विकृति या असामान्य व्यवहार के संज्ञानात्मक उपागम का विकास एक और मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत के जैविक दृष्टिकोण तथा दूसरी ओर व्यवहारवादी या अधिगम सिद्धांत के स्वचालित प्रतिक्रिया दृष्टिकोण के विरोध में हुआ। इसके विकास में इलिस बेक तथा बेंडूरा आदि ने योगदान दिया। संज्ञानात्मक सिद्धांत की कुछ मुख्य अवधारणाएं निम्नलिखित हैं। पहला है, यह सिद्धांत इस विश्वास पर आधारित है कि सामान्य या असामान्य व्यवहारों के विकास में संज्ञान का हाथ होता है। दूसरा है, संज्ञान पद का प्रत्यक्षण, चिंतन, स्मरण, विवेक आदि भी सम्मिलित है। तीसरा है, संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं अर्थात प्रत्यक्षण, चिंतन, विवेक आदि के संतुलन रहने पर व्यक्ति में व्यवहार जो है विभिन्न परिस्थितियों में सामान्य होते हैं। चौथा है, संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं होने पर व्यक्ति में सामान्य व्यवहार मनोरोगात्मक जो है मनोविकृति ये विकसित होते हैं। इसका मूल्यांकन करने पर इसके गुण और दोषों का पता चलता है। तो आइए गुण देखते हैं। यह उपागम सामान्य असामान्य व्यवहार के विकास में संज्ञानात्मक तत्वों की भूमिका पर बल देता है। यह काफ़ी हद तक सही है। दूसरा है, इस उपागम के पक्ष में पर्याप्त संख्या में प्रयोगात्मक प्रमाण उपलब्ध हैं जिससे इसकी वैधता सिद्ध होती है। तीसरा है, यह उपागम साधारण असामान्य व्यवहार के साथ जटिल एवं गंभीर मानसिक विकृतियों की व्याख्या करने में सक्षम है। इसके दोष भी हैं। उपयुक्त गुणों के होते हुए इसके दोष भी हैं। पहला दोष है, इस उपागम में वस्तुनिष्ठता का अभाव है, ऑब्जेक्टिविटी का। दूसरा है, यह उपागम चयनात्मक अवधान तथा चयनात्मक प्रत्यायन को असामान्य व्यवहार का कारण मानता है, किंतु अवधान तथा प्रत्यायन के चयनात्मक होने के कारणों की व्याख्या नहीं करता है। चौथा है, मानवतावादी उपागम। मनोरोगात्मक विकृति अथवा असामान्य व्यवहार के लक्षण, कारण एवं उपचार से संबंधित एक उपागम हुआ है जिसे मानवतावादी उपागम कहते हैं। इस उपागम की केंद्रीय अवधारणा यह है कि प्रत्येक व्यक्ति में एक सक्रिय शक्ति होती है जो व्यक्ति को आत्म कार्यान्वयन की ओर उत्प्रेरित करती है। इसका अर्थ है कि अपनी संभावित क्षमताओं को पहचानना और कार्यान्वित करना। इस पद का प्रतिपादन मूलतः गोल्डस्टीन ने किया और बाद में रोजर्स तथा मेस्लो ने बताया कि इस अवस्था को प्राप्त करने से पूर्व सभी मौलिक अवस्थाओं की संतुष्टि आवश्यक है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में जरूर आ गया होगा और करीब करीब हम 25 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड कर चुके हैं। तो आई थिंक है कि आपके जितने डाउट्स है इसमें वो क्लियर हो चुके होंगे, खास करके
मनोरोग विज्ञान के इतिहास के आधार पर।